दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस सिलेबस की कि यूपीएससी मेंस में कितने पेपर होते हैं और हमें हर पेपर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और कैसे पढ़ना है। और जीएस 1 हो चाहे जीएस 2 हो, जीएस 3 हो, सारे जीएस के पेपर हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, हमें किस तरीके से उसकी स्टडी करनी है और उसको हम किस तरीके से समझे सिलेबस को कि भाई जीएस 1 में कौन सा सिलेबस आता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इस सारे डिस्कस जो है, जितने भी डाउट हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यदि आप कोई ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हैं तो उसका पेपर किस तरीके से होता है, ये मेंस का जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, हम उसके वीडियो में समझेंगे। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि भाई प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और यूपीएससी के पैटर्न के बारे में समझा था कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और आज के वीडियो में हम मेंस के सिलेबस के बारे में, मेंस के पेपर के बारे में बात करें कि यूपीएससी के जो मेंस है उसमें कितने पेपर होते हैं और पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम बोल सकते हो आप लोग, इसको स्ट्रक्चर तरीके में मैंने लिखा है कि भाई जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले पेपर होता है वो होता है ऐसे का, आपको पता है ऐसे पेपर होता है। ऐसे का कोई एक सिलेबस नहीं है, बल्कि उसमें यह बताया गया है कि जो ऐसे है इसमें दो भाग, जो पेपर है दो भागों में आएगा और प्रत्येक भाग में 4 विकल्प होंगे ऐसे के, और हमें उसमें से एक एक, दोनों भाग में से एक एक जो ऐसे है लिखना है। और प्रत्येक का 125 अंक का होगा, ठीक है, 125 का, और टोटल पेपर 250 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे का होगा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट नहीं होता, हाँ उसकी हमें आंसर राइटिंग करनी होती है। और जो बाकी जो उसका जो रहता है वह कहाँ से आएगा, वो जो हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं चाहे जीएस के लिए, उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर वो बेस रहता है, चाहे आपका ऑप्शनल हो, ठीक है। किसी प्रकार से तो ऐसे का कोई अलग से कोई तैयारी नहीं होती, बल्कि हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है इसी के ऊपर, इन्हीं टॉपिकों के ऊपर वो जो पेपर है वो उसके ऊपर रहता है और हमें इसकी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 होते हैं हमारे ऑप्शनल के पेपर। टोटल कितने पेपर होते हैं? 7, जिनके आधार पे हमें इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। और 2 पेपर होते हैं, वो होते हैं लैंग्वेज के, हम लोग अब उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो टोटल जो पेपर होते हैं वो कितने होते हैं? 9, ठीक है। 7 पेपर मेन होते हैं, 2 होते हैं आपके लैंग्वेज वाले पेपर, एक इंग्लिश का होता है, एक होता है आप कोई भी, चाहे हिंदी हो या संविधान की 8 भी सोचिए बड़े, जो भी लैंग्वेज है उनमें से कोई भी ले सकते हो। लेकिन वो जो पेपर होते हैं बहुत क्वालिफाइंग, उसके आधार पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो केवल क्वालिफाइंग है ताकि आपकी क्वालिफाइंग होके ये कॉपी जज सके, चाहे वो जीएस की हो, ऑप्शनल की हो, ऐसे की हो। अब हम बात करते हैं जीएस 1, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, जीएस 1, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं। देखो, एक मतलब सिलेबस हम समझेंगे थोड़ी देर में, हम पहले समझ लेंगे भाई जीएस 1 में और जीएस 2 में और जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं जीएस 1 में। जीएस 1 में होता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री होता है। अब हिस्ट्री में ये नहीं कि हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी और इंडियन हिस्ट्री भी आएगी। और इंडियन हिस्ट्री में केवल हम लोग सिलेबस में जब देखेंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएंगे। केवल हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है हिस्ट्री ताकि वो समझ में आए कि हाँ हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। और इंडियन हिस्ट्री में भी तो क्या है, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। और इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे केवल हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उनको पढ़ना है और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वो पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। और इसके बाद है सोसाइटी, जिसमें हमें इंडियन सोसाइटी पढ़नी है। तो ये हमारे कितने जीएस 1 में कितने सब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। अब हम बात करते हैं जीएस 2 में। तो जीएस 2 में क्या पढ़ना है हमें? पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी मतलब एक समझ लो आपके यहाँ पॉलिटी पढ़नी है, और गवर्नेंस हो गया, सुशासन हो गया, शासन हो गया। इसके अलावा हमें आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है और सोशल जस्टिस पढ़ना है। मतलब ये क्या हो गया, जीएस 2 का हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है? पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस। ये हमारे जीएस 2 के प्रॉपर सब्जेक्ट है। और उनका सिलेबस क्या है हम लोग उसमें आराम से अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बने रहना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, केवल किसी एक पेपर की सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, हम समझेंगे, ठीक है। और आप लोग चाहो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि भाई जीएस 1 और जीएस 2 का आज सिलेबस बता देता हूं, फिर अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें जीएस 3, जीएस 4 का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जीएस 3 का। जीएस 3 में पढ़ना इंडियन इकोनॉमी, मुख्य रूप से हम लोग इंडियन इकोनॉमी रूप से जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब आर्थिक जो विकास होता है ये। इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। हालांकि ऐसा नहीं लिखा है सिलेबस में, उसमें एक ही लिया, लेकिन इसके अंतर्गत सब्जेक्ट पूरे आते हैं। एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे कि पर्यावरण हो गया आपका, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र हो गया, और जैव विविधता हो गई, और जो जलवायु परिवर्तन है वो हो गया। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा है वो आएगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब
आपदा प्रबंधन, ये क्या है GS3 के सब्जेक्ट है। उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 ठीक है 3 4 5 6, मतलब इसको हम 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, लेकिन एनवायरमेंट क्लाइमेट को एक ही सब्जेक्ट में रखते हैं तो एक हो जाता है पूरा। साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, और एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये GS3 के अंतर्गत सब्जेक्ट है। इसलिए GS3 बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि GS3 एक ऐसा पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा होता है GS4, और GS4 का सिलेबस छोटा है, बट पेपर जो है वो उतने मार्क्स से होता है, 250 मार्क्स का, ठीक है, ठीक 250 मार्क्स का ही होता है। इसमें पेपर का जो नाम है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। अब इसमें जो एथिक्स में मतलब नीति शास्त्र, मुख्य रूप से हम लोग इसको एथिक्स के नाम से ही जानते हैं, नीति शास्त्र नैतिकता के नाम से ही जानते हैं। बट इसके अंदर सिलेबस क्या है हम लोग देखेंगे। इसका सिलेबस टोटल 8 यूनिट में दिया गया है, मतलब 8 टॉपिक दिए गए हैं, हम इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके, देखो अभी भी वीडियो मतलब कम से कम 6-7 मिनट का तो हो ही गया, ठीक है। अब हम यदि हम GS1 से स्टार्ट करते हैं, GS1 के सिलेबस से, फिर भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि भाई हमारा जो पैटर्न है यूपीएससी का, वो हमने समझा था प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू होगा, ये हमने समझा था, ये हम लोगों ने समझ लिया। हम केवल सिलेबस की बात करते हैं, और हमने अभी जो है सब्जेक्ट हमने देख ही लिए कि भाई हमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ रहे हैं, मतलब GS1 हो गया, GS3 होगा, हम टोटल उसके सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें पेपर लिखे हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 7, ठीक है, 7 पेपर इंपोर्टेंट है, 2 लिखे हुए हैं, प्रश्न पत्र काखा, ये क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, दोनों क्वालिफाइंग है, ठीक है। इंग्लिश का वर्ग और हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी सम्मिलित भाषा है उसमें ले सकते हो, ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं। और एक इंग्लिश का पेपर होता है, ये लैंग्वेज पेपर है, इक्वल क्वालिफाइंग होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, हमें 25% मार्क्स इसमें चाहिए होता है। बाकी जो पेपर है वो सारे 250 नंबर के होता है, और टोटल बनता है आपका 1750 का मेंस का। और आपको पता है इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है कि भाई आपको IAS IPS है, कुछ भी आपको जो पोस्ट मिल रही है वो क्या मिलेगी। अब सबसे पहले बात कर ले तो ऐसे की, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे में देखो क्या लिखा है कि निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भागों में, ठीक है, मूर्त और अमूर्त रूप से में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग में 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प का चयन करते हुए कुल 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक क्या है 125 अंक के हैं। इस प्रकार से प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित समय जो निर्धारित शब्द सीमा है वो 1000 से लेकर 1200 तक, मतलब टोटल जो पेपर का मार्क्स हो गया कितना हो गया 250 मार्क्स है, क्योंकि दोनों जो निबंध है ऐसे हैं 125 मार्क्स के हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। देखो पेपर 1 क्या है ऐसे का, और पेपर 2 जो होता है वो होता है GS1, मतलब सामान्य अध्ययन का पेपर 1, और उसी को ओवरऑल बोलते हैं पेपर 2। आपको इसमें कुछ नहीं जाना है, आपको उसके बाद बात करनी है कि GS1 का पेपर में और GS1 का सिलेबस है क्या। 4 GS के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, 4 होते हैं। हम उसमें से पहले पेपर का जो सिलेबस है वो देख रहे हैं GS1 का। इसमें देखो लिखा हुआ है भारतीय विरासत, संस्कृति और विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, ठीक है, और समाज, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो पेपर का जो नाम है वो क्या है, मतलब भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, मतलब हमें इसमें इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। अब इसमें जो पहली यूनिट है, देखो वीडियो भाई साहब बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पहले कह रहा हूं क्योंकि भाई इस पहले पेपर में ही 20 यूनिट है, 12 यूनिट है, और जो पेपर 2 है मतलब GS2 है, इसमें लगभग कितनी यूनिट है 20 यूनिट है, मतलब 20 यूनिट है। और GS3 में उसमें कितनी यूनिट है 20 यूनिट है, और GS4 उसमें 8 यूनिट है। भाई टाइम तो लगेगा, क्योंकि हर टॉपिक को हर यूनिट को समझाना है, टाइम तो लगेगा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बहुत शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों ने इतना समझ ही लिया कि भाई यहाँ पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उसका केवल सिलेबस देखना है कि भाई तो टॉपिक कौन कौन से हमें ये देखना है। देखो हमें यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का जो पहली यूनिट है वो है आर्ट एंड कल्चर की। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। मतलब क्या है आर्ट एंड कल्चर को देखें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास में क्या क्या आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें इन चीजों को देखना है। पहली यूनिट किसी से आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। इसके बाद स्टार्ट होती है भाई मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है 8वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, मतलब मान के चलो प्लेसी का हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी, उससे 1757 के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, मतलब हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट घटनाएं हैं वो हमें इसके अंदर पढ़ने, कौन कौन से व्यक्तित्व हैं वो हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा
स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल, इसके विभिन्न चरण, जैसे आपको पता है कांग्रेस की स्थापना होती है, वो स्थापना के बाद जैसे उदारवादी चरण आया, ठीक, उग्रवादी चरण आया, ठीक है, उसी बीच में क्रांतिकारी आंदोलन उत्पन्न हुए थे, उसको गांधी उगाया। तो हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो उसके अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी किसी साल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। इसके अलावा स्टार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो 5वीं यूनिट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित विश्व के इतिहास में 8वीं सदी तथा बाद की घटनाएं। देखो, क्योंकि 8वीं सदी में हुआ था औद्योगिक क्रांति, और इसी सदी में जब हम लोग बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत होता है, इसलिए उसमें लिखा है विश्व के इतिहास में 8वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, मतलब जो 18वीं सदी मतलब 18th सेंचुरी में जो घटना हुई है वो पढ़नी है। इसके बाद की घटनाएं यथा इंडिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, मतलब होता है जो यूनिफिकेशन है, जैसे कि हमें पढ़ना है, जैसे कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ते हैं, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, और हमें इसके बाद पढ़ना है कोलोनाइजेशन, ठीक है, उपनिवेशवाद की समाप्ति मतलब डिकोलोनाइजेशन, और राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, कम्युनिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, और इसके अलावा पूंजी समाजवाद, सोशलिज्म शामिल होंगे। इनके कुछ रूप और समाज पर उनका प्रभाव, मतलब इनका समाज का प्रभाव क्या पड़ा। ये क्या 5 मिनट खत्म हो गई। अब यहां से स्टार्ट होती है 6वीं यूनिट से लेके 9वीं यूनिट तक स्टार्ट होता है हमारा इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता। ये क्या 6वीं यूनिट है। 7वीं यूनिट तो इंडियन सोसाइटी, हमने ये यूनिट खत्म कर ली। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण की समस्या और उनके रक्षोपाय मतलब उनके उपचार मतलब रेमेडीज, ठीक है, जैसे पहला रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ये क्या 8वीं यूनिट है, ये भी इंडियन सोसाइटी से संबंधित है, मतलब हमें यही पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन का हमारे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सेकुलरिज्म, और क्षेत्रवाद मतलब रीजनलिज्म, और संप्रदायवाद कम्युनलिज्म, और सामाजिक सशक्ति मतलब सोशल एम्पावरमेंट। ये भी किसके अंतर्गत है, इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत। यहां हमारी इंडियन सोसाइटी खत्म हो जाती। अब यहां से स्टार्ट हुई क्या, ज्योग्राफी। तो हमें पढ़ना विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता मतलब सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। इसके अलावा विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया, भारत जो महाद्वीप इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसको शामिल करते हुए, और विश्व मतलब भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। मतलब यहाँ पे हमें कुल मिला के एक प्रकार से जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमें इनको पढ़ना है। और जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं पूरे वर्ल्ड में उनका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कैसा कैसा है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिट है वो है जो भूकंप के में हम जो प्रमुख टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, ठीक है। इसके अलावा सुनामी हो गया, ज्वालामुखी हलचल हो गया, चक्रवात हो गया, साइक्लोन हो गया आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं और भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान कहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब किन क्षेत्रों में ज्यादा ये भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं या सुनामी आते हैं। अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तनों की प्रभाव। मतलब ये पूरा टॉपिक है ज्योग्राफी संबंधित, वर्ल्ड ज्योग्राफी संबंधित है। और ज्योग्राफी की जो इंपोर्टेंट टर्म है, टॉपिक है, वो हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। और इनका विश्व में कहाँ पे ज्यादा ये होती है, उनका वितरण कहाँ पे है, वो हमें इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, हमारा GS1 का सिलेबस खत्म हो गया। इसमें ज्योग्राफी देख लिया, इंडियन सोसाइटी देख लिया, और हिस्ट्री देख लिया, वर्ल्ड हिस्ट्री देख लिया। ये क्या हो गया, हमारा GS1 का सिलेबस खत्म हो गया। और में आर्ट एंड कल्चर
एग्रीकल्चर भी हमने देख लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, GS2, जिसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन और इसके अलावा सोशल जस्टिस हम पढ़ते हैं। इसकी जो पहली यूनिट है वो क्या कहती है, ये पॉलिटी संबंध, पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों प्लस संबंधित है, पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पहली यूनिट है वो क्या कहती है, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी इसका संरचना, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी यहाँ पढ़ना है। अब ऐतिहासिक आधार मतलब होता है कि ब्रिटिश काल के दौरान या उससे पहले, मतलब ब्रिटिश काल के दौरान जो भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, संवैधानिक जो विकास हुआ, इसके अलावा हमारे संविधान का क्या इतिहास रहा है अंग्रेजों के जमाने में, अंग्रेजों ने कौन कौन से कानून प्रावधान लाए, संवैधानिक प्रावधान, वो उसको उनको पढ़ना। जैसे कि आपको पता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, चाहे वो मार्लियामेंटो सुधार हो गया या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड हो गया, या फिर हम पढ़ते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1773 से लेके 1858 तक और 1858 से लेकर 1947 तक जो भी हमारे कानून आए वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, आर्टिकल, वो उसके अंदर पढ़ देंगे। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारा केशवंत भारतीवाद केस था, उसके इसमें जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसमें क्या कैसे क्या है और बुनियादी जो संरचना है उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान संविधान के आते हैं। इसके अलावा संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां एवं और वित्त हस्तांतरण का वित्त हस्तांतरण और उनकी चुनौती, मतलब उसकी चुनौतियां। यहाँ पे पूरा देखा जाए तो जो एक प्रकार से फेडरलिज्म होता है, हमें उसको देखना कि राज्यों और संघ के बीच में, मतलब केंद्र सरकार के बीच में किस तरीके से शक्तियों का बंटवारा है, चाहे वो वित्तीय हो या फिर चाहे वो संघ जो कार्यपालक हो। इसके अलावा आपको पता है कि जो कार्यपालक शक्तियां वो संसदीय, मतलब लेजिस्लेचर पावर है, हम इनका राज्यों केंद्रों के बीच में इनका बंटवारा पढ़ते हैं। आपको पता है संघीय ढांचा किस प्रकार से कार्य करता है, भारत में उसकी क्या चुनौतियां हैं और जो राज्य और संघों के क्या उत्तरदायित्व हैं, इसके हम इसमें और इसके टॉपिक जो यूनिट है, सेकंड यूनिट, हम इसमें एक कवर करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी यूनिट है वो है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा, मतलब विभिन्न घटकों के बीच शक्ति का पृथक्करण मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि सरकार के तीन अंग हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, इनके बीच किस तरीके से जो पावर का पृथक्करण किया गया, सेपरेशन किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण सरकार के तीन अंगों के बीच में, हम वो पढ़ते हैं। और साथ में जो विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसे पढ़ना राज्यों केंद्रों के बीच में, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया। और इसके अलावा क्या है, जो चौथी यूनिट है वो क्या कह रही है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, मतलब भारतीय संविधान है और उसका भारतीय संविधान का अन्य देशों के संविधान से कंपेरिजन करना, जैसे यूएस का हो गया या फिर ब्रिटेन का हो गया या फिर किसी भी देश का हो गया, उसमें हम जो कुछ भी इंपोर्टेंट देश होते हैं उनसे हमें उन देशों से और हमारे भारत संविधान की क्या विशेषता उनसे हमें कंपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा संसद और राज्य विधायिका, जैसे कि मान लो केंद्र में होती है, पार्लियामेंट होती है और राज्य में होती है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, तो वो पढ़ना है। इसकी क्या संरचना है, इसके क्या कार्य है, कार्य संचालन, शक्ति एवं विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, मतलब कुल मिलाकर पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हमें उसके बारे में पढ़ना, स्टेट लेजिस्लेचर है वो पढ़ना है। अब इसका पढ़ते हैं क्या, छठवीं यूनिट क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है उसकी संरचना क्या है, संगठन, कार्य, सरकार के मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, ठीक है, और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। कुल यहाँ पे हमें जो प्रेशर ग्रुप है वो पढ़ने हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, मतलब कुल मिला के जो सरकार से संबंधित जो संगठन है वो हमें इसके अंदर पढ़ेंगे, उनकी संरचना पढ़ेंगे, चाहे वो कार्यपालिका के हो, न्यायपालिका के हो, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और सातवां जो है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, जिसके आधार पे हम लोग किसी भी जो भी जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है उसकी सदस्यता है वो खारिज कर देते हैं। तो ये क्या है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है। इसके अलावा जो 8वीं यूनिट है वो विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति, जैसे कि पता है आप लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि आपको पता है चुनाव आयोग हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, ये क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इनकी क्या शक्ति है, इनके क्या कार्य हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा सांविधिक निकाय हैं, ठीक है, और विनियामक और विभिन्न अर्ध निकाय हैं, जैसे आपको पता है जो रेगुलेटरी बॉडी या वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, हम इसके अंदर पढ़ते हैं, मतलब जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो हम पढ़ते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक है, संविधान में दर्जा है, और कुछ होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हम पढ़ना है। इसके अलावा सरकारी नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकलन
ठीक है, कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, ठीक है। तो हमें इसके अंदर पढ़ना गवर्नमेंट की क्या पॉलिसियां हैं, गवर्नमेंट की क्या नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, ये सारे इसके अंदर पढ़ते। दोस्तों आज के वीडियो में केवल इतना ही बात करते हैं GS1 और GS2 की। GS3 और GS4 को हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखो भी नहीं। और मैं सोचता हूँ कि GS1 और GS2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया हमारा, और हम लोग अगले वीडियो में GS3 और GS4 का सिलेबस करेंगे एक एक करके, एक एक यूनिट को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। आप लोग केवल अभी GS1 और GS2 का सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। GS1 में हमने हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है और इंडियन सोसाइटी पढ़ा है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है। GS2 में हमने पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस पढ़ा है, तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा हम GS3 में पढ़ेंगे वो साइंस टेक्नोलॉजी वाला, इंडियन इकोनॉमी, और GS4 में एथिक्स वाला पढ़ेंगे। वो वाला पोर्शन खत्म करेंगे जब ये हमारा GS4 और GS3 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो केवल GS1 और GS2 हमने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस करें, तभी जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।